of physical quantity on the basis of dimension. फर्स्ट अपन कहेंगे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी अगर अपन देखें तो फर्स्ट क्वांटिटी है डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसकी ना तो डायमेंशन होती है ना यूनिट होती है। तो फर्स्ट अपन कह सकते हैं इसमें ऑल न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। अगर जैसे 2 3 4 अगर किसी इक्वेशन में आ रहा है तो उसकी ना तो कोई डायमेंशन होगा और ना ही यूनिट होगा। तो ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू all numerical values are dimensionless and unitless. All numerical values are dimensionless and unitless quantities. फिर जैसे अपन कह रहे कोई भी कांस्टेंट है जैसे पाई है बेटा 2.3 या कुछ भी अपन कह रहे की वैल्यू है या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है वो सभी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा all trigonometric function are dimensionless and unitless quantity. Dimensionless and unitless. नेक्स्ट अपन कहेंगे all exponential function. All exponential functions is unitless and dimensionless. जैसे बेटा अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं y इक्वल्स टू e टू दी पावर a t प्लस p है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये डायमेंशनलेस होगा। इसका एग्जांपल अपन देखें तो जैसे y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b तो ये डायमेंशनलेस फंक्शन होगा। ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन आर dimensionless and unitless. Dimensionless and unitless. सभी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होंगे। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं ऑल, ठीक है, इसका अगर एग्जांपल देखें जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू एल एन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसकी ना तो डायमेंशन होगी और नहीं यूनिट होगी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सेकेंड अपन कहेंगे डायमेंशनलेस dimensionless but having unit, dimensionless but having unit। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन तो नहीं है बट अपन कह रहे कि यूनिट है। कैसे? जैसे अपन कह रहे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डायमेंशनलेस है बट हैविंग यूनिट। क्या होता है यूनिट? रेडियन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस but having unit रेडियन, इसकी यूनिट रेडियन है। डायमेंशनलेस है बट हैविंग यूनिट रेडियन, इसकी यूनिट रेडियन है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूसरा अपन यहाँ पे कह सकते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल वो भी अपन कह रहे कि डायमेंशनलेस है और उसकी यूनिट जो है स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन। तो ये सभी अपन कह रहे कि फर्स्ट हमने डायमेंशनलेस यूनिटलेस देखा, सेकेंड में अपन कह रहे डायमेंशनलेस बट हैविंग यूनिट, थर्ड अपन कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन है बट अपन कह रहे कि कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट अपन कह रहे कि वैल्यू इसकी कांस्टेंट है, h होता है और उसकी वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट की यूनिट है और उसकी डायमेंशन भी होगा। स्पीड ऑफ लाइट वो भी एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की जो स्पीड है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी डायमेंशन देखें तो डायमेंशन क्या होगा, m1 L2T-1 जूल सेकेंड की डायमेंशन है। अगर इसकी डायमेंशन देखें तो L1T-1 ये स्पीड की डायमेंशन है। फिर अपन कह रहे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R एंड दैट इज इक्वल्स टू 8.314 और ये है जूल सेकेंड, और उसको अपन लिखेंगे यूनिवर्सल जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, और उसकी डायमेंशन होगा m1 L2T-2 थीटा पावर -1 एंड मोल पावर -1। ये रियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन एनालिसिस है। इसको रियल गैस कांस्टेंट लिखो, रियल गैस कांस्टेंट। तो ये सभी कांस्टेंट है। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी अपन कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल मतलब फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है बट हैविंग डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि डिस्टेंस है या वेलोसिटी है, ये डायमेंशनल वेरिएबल है। वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, फोर्स हो गया, इनकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, तो ये सभी डायमेंशनल वेरिएबल है। लीनियर मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम, तो ये सभी डायमेंशनल वेरिएबल है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एटसेट्रा। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अपने फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन देखा। अभी अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में फर्स्ट एप्लीकेशन अपन देखते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ the given formula, to check the correctness of given formula।
कोई भी फॉर्मूला गिवन है वो सही है या नहीं, डायमेंशन एनालिसिस से अपन चेक करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। हमें कहा गया है वर्क डन बाय टोटल फोर्सेस इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के इक्वल है। अपने को कहा गया है कि फॉर्मूला सही है या नहीं वो चेक करना। जब भी अपन कह रहे हैं कि ये वर्क डन है और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो जब भी अपने को फॉर्मूले को चेक करेंगे तो हम क्या कहेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS दैट मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RSS। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ RHS। डायमेंशन ऑफ RHS, LHS में अपन कहेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ, अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन का डायमेंशन हमें पता है m1 L2T-2 के इक्वल है। एंड फिर डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हाफ डायमेंशन लेस है, मास का डायमेंशन m1 हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन L1T-1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, मीन्स ये हमें मिला m1 L2T-2। फिर अपन कहेंगे डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ डायमेंशन लेस है, मास का डायमेंशन m1, यू वेलोसिटी है तो L1T-1 उसका स्क्वायर, मीन्स यहाँ से अपने को मिला m1 L2T-2। और इससे अपने को ये पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ LHS मतलब डायमेंशन ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। ये सभी इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस above formula is dimensionally correct, hence above formula is dimensionally correct। इसका मतलब अगर अपन कह रहे कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। एक एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक नोट करके अपन लिख लेते हैं। ए फॉर्मूला if a formula is dimensionally correct then it may not necessary then it will be numerically correct। करेक्ट, कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। देखो एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमें कहा गया कि चाहे, सर यस बेटा, और फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए एस। इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या नहीं। तो पहले अपन कहेंगे डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर अपन फाइंड करते हैं। डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, वी अपने पास क्या है, तो वी की डायमेंशन L1T-1 वेलोसिटी है बेटा और उसका स्क्वायर, तो ये हमें मिला L2T-2। फिर डायमेंशन ऑफ यू स्क्वायर, यू की डायमेंशन L1T-1 और उसका होल स्क्वायर, मीन्स ये अपने पास L2T-2। फिर डायमेंशन ऑफ ए एस, ए की डायमेंशन क्या है L1T-2, एस की डायमेंशन L1, मीन्स यहाँ से L2T-2।
ये अपन कह रहे कि डायमेंशन ऑफ ए एस है L2T-2, और यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि डायमेंशन ऑफ V स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ AS। LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, बट अबव फॉर्मूला न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि थर्ड मोशन इक्वेशन है वो क्या कहता है, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS होता है। यहाँ पे 2 दिया हुआ नहीं है, बट डायमेंशनली तो करेक्ट है बट न्यूमेरिकली करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हेंस द अबव फॉर्मूला is dimensionally correct but not numerically correct, but numerically incorrect. डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट? क्योंकि फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये इस न्यूमेरिकली मतलब ये न्यूमेरिकली करेक्ट है, यहाँ पे 2 लिया हुआ नहीं है, इसका मतलब डायमेंशनली तो करेक्ट है। और ये अपन कह रहे लिमिटेशन हो गया, डायमेंशन एनालिसिस का एक लिमिटेशन होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम करेक्टनेस का चेक डायमेंशन एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं, केवल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें रिलेशन चेक कर सकते हैं। फिर सेकेंड एप्लीकेशन में अपन कहेंगे टू कन्वर्ट the physical quantity one measurement system to another measurement system, one measurement system to another measurement system. To convert the physical quantity one measurement system to another measurement system, एक मेजरमेंट सिस्टम से दूसरे मेजरमेंट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना, वो अपन कह रहे कि इस डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमें कहा गया है कि फाइंड 1 न्यूटन इन डाइन। डाइन है वो किसकी यूनिट है? सीजीएस में फोर्स की यूनिट डाइन है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं वो अपने को फाइंड करना, कन्वर्ट करना। अभी देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम कह रहे कि फोर्स जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, और फोर्स में एसआई सिस्टम, एसआई में उसकी वैल्यू 1 न्यूटन है, और सीजीएस में उसकी यूनिट अपन कह रहे एन डाइन है, और उस एन की वैल्यू अपने को फाइंड करना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में उसकी वैल्यू सेम होती है, तो हम ये कह सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड कितना 1 न्यूटन है, और इसका डायमेंशन अपन देखेंगे तो M1 1 L1 1 T1 होल पावर -2। N अपने को फाइंड करना है। U2 का कोई भी मेजरमेंट सिस्टम है डायमेंशन हमेशा सेम रहती है, बेस वैल्यू चेंज होती है, डायमेंशन सेम होगा। तो इसको अपने लिखा M21 L21 T2 -2। हमें n फाइंड करना है, तो n को अपन लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 होल पावर 1 L1 अपॉन L2 होल पावर 1 एंड T1 अपॉन T2 होल पावर -2। ये एसआई सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहा है, और N2 U2 सीजीएस में। अभी मास M1 को SI में किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम, तो ये हमने किलोग्राम रखा। फिर सीजीएस में किस में मेजर करते हैं? ग्राम, तो ये ग्राम रखा होल पावर 1। फिर 1 मीटर
1 सेंटीमीटर होल पावर 1 और सेकेंड अपॉन सेकेंड होल पावर -2। अभी यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो किलोग्राम है, बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको स्मॉलर में चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 1। 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 1 और ये अपने पास है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, इस फाइनली मिला 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो ये हमें मिला 10⁻⁵। तो अभी अपन यहाँ पे याद रखेंगे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये बेटा न्यूमेरिकल डाटा याद रखेंगे, ये कन्वर्जन याद रखना है। 1 न्यूटन है वो 10⁻⁵ डाइन के इक्वल होता है। फिर ऐसा कैसा अपने को दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन सीजीएस, और सीजीएस में इसकी यूनिट अर्ग होता है बेटा। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो अपने को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, जैसे जूल, जूल बेटा किसकी यूनिट होती है एनर्जी की, तो एसआई यूनिट और ये सीजीएस है। एसआई में दे रखा है 1 जूल और उसमें अपन कह रहे कि N2 अर्ग जो अपनी को फाइंड करना है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 बेटा कितना है तो 1 जूल है मैग्नीट्यूड, डायमेंशन क्या होगा M11 L12 T1 -2 ऐसा ही सिस्टम में। फिर सीजीएस में N2 मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायमेंशन कोई भी मेजरमेंट सिस्टम है तो सेम रहता है। तो ये अपने पास हो गया M21 L22 एंड T2 होल पावर -2। और यहाँ से N2 अपने को फाइंड करना है, तो N2 को अपन लिख सकते हैं N2 इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 होल पावर 1 L1 अपॉन L2 होल पावर 2 T1 अपॉन T2 होल पावर -2 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे अपने को मिला M1 1 किलोग्राम है अपॉन ग्राम होल पावर 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड होल पावर -2। अभी 1 किलोग्राम बोथ आर 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 1 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर होल पावर 2 और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड होल पावर -2। सेकेंड से सेकेंड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट। फाइनली हमें मिला 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ and 10⁻³ into 10⁻⁴, that will be equals to 10⁻⁷, सॉरी 10⁻⁷ के इक्वल होगा। तो अभी फाइनल आंसर में अपन क्या लिखेंगे कि 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। 1 जूल की वैल्यू 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होगा। मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटी। एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में अगर रिलेशन फाइंड करना है तो वो डायमेंशन एनालिसिस से अपन फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमें कहा गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम
The time period of the simple pendulum is depends on the time period of the simple pendulum is depends on length of the string and the gravity acceleration g. Then find the formula. Take proportional constant k, that is 2 pi. प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई के इक्वल रखना है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस से अपने को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट अपन यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइम पीरियड एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो लेंथ की पावर ए रख दिया। दूसरा ग्रेविटी एक्सीलरेशन जी, जी की पावर पी रख दिया। प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट के रख दिया, तो के एल टू दी पावर ए जी टू दी पावर पी के इक्वल हो। अभी अपन क्या कहेंगे, LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल रखेंगे। टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड की डायमेंशन M0 L0 T1, के डायमेंशन लेस है, लेंथ की डायमेंशन L1 होता है तो L1 होल पावर ए। जी ग्रेविटी एक्सीलरेशन है, उसकी डायमेंशन L1 T माइनस 2 होल पावर बी हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला T1, ये अपने पास L टू दी पावर ए प्लस बी, फिर T टू दी पावर माइनस 2b। LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के इक्वल है, बेस वैल्यू इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, तभी जाके क्वांटिटी इक्वल हो सकती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि फर्स्ट a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है और माइनस 2b इक्वल्स टू 1। तो माइनस बी 1 के इक्वल है, तो b इक्वल्स टू माइनस 1/2 मिला। ये b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से a इक्वल्स टू 1/2 मिला। ए और बी दोनों अननोन था, दोनों वैल्यू मिल गई। तो देखो हमें क्या मिला, t इक्वल्स टू के एल टू दी पावर 1/2 जी टू दी पावर माइनस 1/2, और ये हम लिख सकते कि अंडर रूट एल अपॉन जी, और के हमें क्या दे रखा है 2 पाई। तो यहाँ से अपने को मिला के इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी के इक्वल होगा। इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन डेफिनेटली अपने को पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। t इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। देखो हमें कोई भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता नहीं था, कोई कंसेप्ट पता नहीं था, केवल हमें ये पता था कि टाइम पीरियड एल और जी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसकी हेल्प से अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, using dimension analysis we, we cannot find the relation, we cannot find the numerical value, the numerical value in the formula। फॉर्मूला में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अपन फाइंड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है, तो इसके अंदर अपन 2 पाई की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो अपन कह रहे हैं वी कैन नॉट फाइंड 2 पाई, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट आ रहा है इस फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू को अपन डिराइव नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस
dimension analysis, we cannot find the containing relation containing using dimension analysis we cannot find the relation containing more than three physical quantity more than four physical quantity। थ्री में तो अपन कर सकते हैं, more than फोर फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी चार से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो उसको अपन डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। फिर थर्ड पॉइंट, यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस we cannot derive the quantity या relation which includes exponential function, trigonometric function, logarithmic function। using dimension analysis we cannot derive the relation containing trigonometric function, logarithmic function, logarithmic function and exponential function। अगर ये फंक्शन दिए हुए हैं तो इसमें रिलेशन अगर डिराइव करना है तो अपन डायमेंशन एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। क्लियर? ये बेटा अपन कह रहे कि इसकी लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। अभी यहाँ पे कुछ टर्म अपन डिफाइन करेंगे, रूल्स वगैरह देखेंगे। तो पहले अपन एक टर्म देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को अपन कहेंगे द नंबर on which we have certainty is called significant figure। significant figure मतलब अपन कह रहे कि ऐसे सभी नंबर जिसके बारे में अपन निश्चिंत है, जिसके बारे में हम सर्टेन है, हम ये कह सकते हैं कि श्योरिटी से ये नंबर हो सकता है, तो उसमें सर्टेनिटी है, तो ऐसे नंबर को अपन सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि एक मेजरमेंट ऐसा है, सेंटीमीटर के 10th पार्ट को मेजर कर सकता है, मतलब उसका लिस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है या 1 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। इन जनरल जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल कुछ इस टाइप से होता है बेटा। ये जैसे अपन कह रहे कि 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 सेंटीमीटर हुआ। अगर अपने को पूछा जाए कि इसका लिस्ट काउंट क्या है, तो लिस्ट काउंट का मतलब मिनिमम कितना मेजरमेंट वो कर सकता है, तो वो कितना होगा 1 मिलीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। मतलब इस मीटर स्केल से अपन मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। अगर हमें कहा गया कि एक लेंथ L = 2.23
सेंटीमीटर है। क्या इस 3 के बारे में ये मेजर इस 3 को मेजर कर सकता है क्या ये? तो नहीं कर सकता। ये डेसिमल के 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकता है। तो हम कहेंगे कि ये जो 3 डिजिट हैं वो अनसर्टेन है, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो ये अनसर्टेन नंबर हो गया। सर्टेन नंबर कौन 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 सा होगा बेटा? तो हम ये कह सकते हैं कि 2.2 ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये सर्टेन नंबर है, सर्टेन डिजिट है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो कितना होगा? 2 होंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। अभी यहाँ पे अपन रूल्स देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर अपन कैसे मेजर करेंगे, और सिग्निफिकेंस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर में फर्स्ट रूल अपन देखेंगे, all zeros before and after non-zero digits, after non-zero digits are not significant. All zeros before and after non-zero digits are not significant figure. वो significant figure नहीं है। All zeros before and after non-zero digits are not significant figure। जैसे 2300 बेटा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2, 1 एंड 2। 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। अगर अपने पास 001350 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 होंगे। ये फर्स्ट रूल है। फिर सेकेंड रूल, सेकेंड रूल कहेंगे द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट आर सिग्निफिकेंट फिगर। आर सिग्निफिकेंट फिगर। कोई जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। जैसे 20300 और ये 0, बोलो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 3, 3 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 होंगे। अगर अपने पास 1 2 0 3 0 0 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4, तो ये 4 हो गया। फिर थर्ड रूल, इन डेसिमल नंबर zeros after non-zero digits are significant figure। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने पास 2.000 है, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4। डेसिमल नंबर होते ही अपन कह रहे कि जीरोज आफ्टर नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। अगर अपने पास 0.0010 तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 2 4 नहीं, 2 हो गया। so नॉन जीरो के बाद वाले जीरो कंसीडर होंगे, नॉन जीरो के पहले वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। उस रूल को अपन देख लेते हैं। जैसे इसमें अगर ये मैं लगा लेता एक बार 1, तो अपन कह रहे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। अभी
फोर्थ रूल और देख लेते हैं। इन डेसिमल नंबर zeros before non-zero digits are not significant figure। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास है नॉन जीरो डिजिट्स है, तो 0.00230। बोलो कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 3, 1 2 ठीक। 3, तो ये अपने पास 3 हो गया। अगर अपने पास 0.01030 कितने होंगे? 4, 1 2 4। 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल से, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। अगर कोई मेजरमेंट या कोई डाटा डायरेक्टली मेजरमेंट से लिया गया है, जैसे अपन कह रहे हैं इफ द नंबर इज डायरेक्टली टेकन from the measurement, then zeros after non-zero digits is significant figure। जैसे बेटा हमें कहा गया है कि 200 मीटर है, अगर यूनिट लिखा हुआ है तो हम इन जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो जाएगा। अगर जैसे अपने पास है 1000 किलोग्राम, यूनिट अगर लिखा हुआ है तो जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 4 हो गया। 1000 किलोग्राम, इसका मतलब 1000 को हमने मेजर किया है, हमने मेजर किया यूनिट में, इसका मतलब वो सर्टेन डाटा है, इसलिए जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकेंड पॉइंट, जब भी हम कोई भी मेजरमेंट सिस्टम है, सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर कन्वर्जन चेंज नहीं होता है। जैसे अपन कह रहे सिग्निफिकेंट फिगर does not change after conversion of unit। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ यूनिट अपन कह रहे कि चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा 1 मीटर है, तो 1 मीटर उसको हम क्या लिख सकते हैं? ये एसआई में है और उसको हमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस में अपन लिखेंगे 1 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर, और उस दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। 1 इंटू 10⁻² में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 होगा बेटा, और 1 मीटर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। जो प्राइमरी मेजरमेंट है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सेकेंडरी कन्वर्जन के बाद में भी सिग्निफिकेंट फिगर वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। जैसे अगर आपने मेजर किया बेटा 100 सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 1 2 3। तो आफ्टर अगर मैं इसको एसआई में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो इसको हम लिखेंगे 1.00 मीटर, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3। आफ्टर कन्वर्जन हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर? तो ये दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको अपने को याद रखना है। अभी अपन देखेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द पर देखेंगे। फर्स्ट रूल क्या है?
in decimal number in decimal number if the drop the digit is 5 sorry drop the digit is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1 is increased by 1 प्रेसिडिंग डिजिट है वो 1 से इंक्रीज होगी। कैसे? जैसे बेटा अपन कह रहे कि 1.23562 मुझे 6 को ड्रॉप करना है। 6 बेटा ग्रेटर देन 5 है तो उससे पहले वाली डिजिट में 1 को ऐड कर लेते हैं। 1.236 ये इसका राउंडिंग ऑफ होगा। अगर अपने पास डाटा 2.689 है, मुझे इस 8 को राउंडिंग ऑफ करना है तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.7 के इक्वल होगा। अगर जिस नंबर को अपने को हटाना है और वो 5 से अगर ज़्यादा है तो उसके प्रेसिडिंग डिजिट में 1 को ऐड कर लेते हैं। जैसे 1.99 है और मुझे इस 9 को रिमूव करना है तो इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा? 2.0। 9 है, आगे वाली डिजिट में 1 ऐड कर दिया तो 10 हो गया, 10 का एक कैरी फॉरवर्ड चला गया तो 2.0 बच गया। सेकेंड रूल, इन डेसिमल नंबर if the adopter digit is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. प्रेसिडिंग डिजिट है उसमें अपन कह रहे कि कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2.623 है, हमें 2 को रिमूव करना है तो ये वैल्यू 2.6 के इक्वल होगा। जैसे 3.445 है, हमें बेटा इस 4 को रिमूव करना है, 4 लेस देन 5 है तो प्रेसिडिंग डिजिट 3.4 के इक्वल होगा। रूल नंबर 3, if the adopter digit is 5, then case 1, if the adopter digit is 5 and 5 is followed by 0 or 5 is followed by 0 or nothing, then the preceding digit remains unchanged. Preceding digit remains unchanged. प्रेसिडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो बेटा कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल 1.25 और 5 के बाद में कुछ नहीं है तो इसका प्रेसिडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं, 1.2 होगा। जैसे 3.635 है,
हमें इस 5 को रिमूव करना, 5 के बाद 0 है या कुछ नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 3.63, ये इसका राउंडिंग ऑफ होगा। फिर फोर्थ पॉइंट, इफ द ड्रॉप्टर डिजिट is 5 and 5 is followed by any non-zero digits, then दो केस होंगे इसमें। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार टीचर को भी पता नहीं रहता है। तो इसमें दो केस है। केस वन क्या है? if the preceding digit is even, then remain unchanged, then remains unchanged। प्रेसिडिंग डिजिट अगर इवन है तो वो अनचेंज होगी। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट, इजी से अपन कह रहे कि 6 3 4 5 1, और मुझे इस 5 को रिमूव करना है। 5 के पहले बेटा 4 इवन नंबर है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। 2.634 ये हो गया। फिर जैसे अपने पास है 3.652, मुझे 5 को रिमूव करना है। 5 के बाद में नॉन जीरो डिजिट है और पहले इवन है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। 3.6। फिर केस 2, if the preceding digit is odd, if the preceding digit is odd, then it is increased So, by 1, then it, yes so beta, if the preceding digit is odd then it is increased by 1, increased by 1। जैसे अपन कह रहे कि फॉर एग्जांपल ये अपने पास 2.3352 है, मुझे 5 को रिमूव करना है और 5 से पहले 3 है, ऑड नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे 2.34। अगर जैसे अपने पास 4.63751 है, मुझे 5 को रिमूव करना है। 5 से पहले 7 ऑड नंबर है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, 4.638, ये इसका आंसर होगा। ये राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स है। During addition and subtraction of two numbers, the answer must be in least decimal places, least decimal places। आंसर को हमें लिस्ट डेसिमल प्लेसेस में राउंडिंग अप करना है। देखो कैसे। फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास एक नंबर है 2.326 और दूसरा है 4.21। अभी डेसिमल प्लेसेस, इसमें बेटा 3 डेसिमल प्लेसेस है और इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो आंसर को 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंडिंग अप करना पड़ेगा। पहले ऐड करते हैं इसको, ये 6 हो गया, डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस, तो 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। हमें इसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंडिंग अप करना, तो 6 को एलिमिनेट करना है। 6 ग्रेटर देन 5 है, प्रेसिडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 6.54, ये इसका आंसर होगा।
ये ऐसे बेटा। तो हाँ, अगर फॉर एग्जांपल 6.5 to 6 होता तो हम सिर्फ 6.52 लिखते ना फाइनल आंसर। 6 पॉइंट। अगर 6.5 to 6 होता हाँ एडिशन का सम, हाँ तो हम फाइनल आंसर 6.52 ही लिखते हैं ना। हाँ, 6.52। जिस प्लेस को अपने आंसर है, लिस्ट डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, मतलब इसमें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, तो रिजल्ट है उसमें भी 2 डेसिमल प्लेस तक अपन लिख सकते हैं। फिर ओके। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन of two decimal numbers, two decimal numbers, the answer must be in least significant figure। आंसर है वो लेस सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन कह रहे 4.63 इंटू बेटा 2.1, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। दो डेसिमल नंबर है, एक 4.63 है, दूसरा 2.1 है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 6 हो गया, 6 टू जा 12, 2 हो गया, 4 टू जा 8 और 1 9 हो गया, ये 3 हो गया, 6 और 6 12, 2 हो गया, 1 4 और 2 6 और 1 7 हो गया, और ये 9 हो गया। आंसर मस्ट बी इन 3। ये बेटा इसका आंसर होगा। अभी देखो अपन कह रहे सिग्निफिकेंट फिगर अगर देखे, फर्स्ट में बेटा 3 है, सेकंड में 2 है, और आंसर मस्ट बी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस नहीं देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। तो हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग अप करना, तो 2 को एलिमिनेट करना है, और 2 लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 9.7। ये इसका आंसर आ गया। ये दो इसके रूल से जो पॉइंट है वो अपने को याद रखना है। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर मस्ट बी इन लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, और जब अपन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो आंसर मस्ट बी इन लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर बेटा?